शैलो फाउंडेशन की आज एक नया लेक्चर आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम कुछ जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर और पंचिंग शेयर फेलियर इनके बारे में हम कुछ देखेंगे। मेरा नाम है शिवम पांडे। तो इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं 3 टॉपिक से। सो लेट अस बिगिन नाउ। हमने इसमें फैक्टर्स में सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। हमारा जो लास्ट था ये मोड्स ऑफ शेयर फेलियर, इसको हमें डिटेल में डिस्कशन अभी करना है। ओके सारे फैक्टर्स किस तरीके से बेयरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हमने जनरल डिस्कशन किया था। नाउ लेट अस सी द मोड्स ऑफ शेयर फेलियर। यदि मैं बात करता हूँ शेयर फेलियर की, है ना, शेयर मतलब क्या, काटने की टेंडेंसी। ओके लेट्स से दिस इज अ सॉयल और ये ग्राउंड लेवल है और ये सॉयल है यहाँ पे नीचे। तो यदि मैं यहाँ पे कॉलम प्लेस करता हूँ, है ना, तो और सॉयल में क्या कहूँ कि बहुत ही पुअर है या फिर मैं कहूँ कि बहुत ही लूज सी है, तब क्या होगा, इस कॉलम की टेंडेंसी क्या होगी कि ये ऐसे धंसते हुए नीचे जाएगा। अच्छा, यदि मैं कहूँ कि ये सॉयल इतनी पुअर है कि ये इसको काटते हुए यानी कि सॉयल को टीयर करते हुए नीचे की तरफ जाए, सो दैट इज़ व्हाट शीयरिंग एक्शन ऑफ द सॉयल, जिसकी हमने बात करी थी किसमें, शेयर स्ट्रेंथ। जब हमने जियो टेक्निकल पढ़ा होगा उस टाइम पे हमने बात करी थी। तो दैट इज़ द शेयरिंग स्ट्रेंथ, है ना, सॉयल कितना झेल सकता है दिस शेयरिंग एक्शन को, दैट इज़ द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉयल। अच्छा, इसी शेयरिंग एक्शन को यदि मैं बात करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इसी के आधार पर 3 प्रकार के फेलियर होते हैं। पहला होता है जनरल शेयर फेलियर, दूसरा होता है लोकल शेयर फेलियर, तीसरा होता है पंचिंग शेयर फेलियर। ओके, तो सॉयल कैन फेल इन शेयर, है ना, कोई कॉलम आपने रखा, फुटिंग रखा, तो उसके कारण क्या होगा, सॉयल में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। सॉयल की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी थी उससे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुके होंगे। तो लेट अस सी हियर व्हाट आर द 3 डिफरेंट थिंग्स हियर। तो पहला है आपका जनरल शेयर फेलियर। ये किस में पाया जाता है, दिस इज द सॉयल विच हैज़ द ब्रिटल बिहेवियर, यानी कि हम बात करेंगे जब डेंस सैंड की या स्टिफ क्ले की या ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की, तब इन 3 केसेस में हमें ये चीज़ें मिलेंगी। अब आप यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो दिस इज़ द कॉलम और ये बेस है इसका फुटिंग का, है ना, और ये कुछ लोड लग रहा है क्यू। यदि आपने लोड लगाया क्यू और क्या हुआ कि जो सॉयल यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे थी, है ना, पहले इस यहाँ पे इसने फोर्स लगाया, फिर इस जोन 2 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये जोन 3 थोड़ा सा ऊपर की तरफ बल्ज कर गया। यदि ऐसा होता है तो दिस इज़ द जनरल शेयर फेलियर। एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे कि ये ग्राउंड लेवल है और इससे ऊपर जो है बल्जिंग यहाँ पे देखी गई है। ऑल्सो यू कैन सी दैट देर इज़ अ वेल डिफाइंड फेलियर पैटर्न। ओके, कि पहले जो है थोड़ा सा यहाँ पे मूव किया, देन इसको यहाँ पे पुश किया और यहाँ पे इसने पुश कर दिया। यदि आप सिंपल आप क्ले ले लो, जो बच्चे जिससे क्ले खेलते हैं, अगर आप उसको क्ले ले लो और क्या करो, उसे पेंसिल या पेन आप इंसर्ट करो, है ना, या लेट से मार्कर आप इंसर्ट करते हो, देन व्हाट हैपेंस इफ़ यू प्लेस द मार्कर ऑन दैट क्ले, देन व्हाट हैपेंस द बल्जिंग विल हैपन फ्रॉम द साइड्स, है ना। अगर आपने क्ले ले लिया, आपने पेन या मार्कर 2-3 पेन या मार्कर आपने रखे, देन व्हाट हैपेंस द बल्जिंग ऑफ द क्ले विल बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम द साइड्स, और यही चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। ऑल्सो सडन फेलियर अकम्पनीड बाय टिल्टिंग ऑफ द फाउंडेशन, दिस ऑल्सो हैपन्स इफ यू टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन। अचानक से क्या होता है कि द फाउंडेशन गेट्स टिल्टेड टू वन साइड, ऑलराइट। ऑल्सो द बल्जिंग ऑफ द ग्राउंड सर्फेस एडजेसेंट टू द फाउंडेशन टेक्स प्लेस। जब हम बात करते हैं लोड और सेटलमेंट की, तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है, ऑलराइट, जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या देखा गया है कि सेटलमेंट भी उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे वो बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब सॉयल पूरी तरीके से फेल कर जाती है, ऑलराइट, तब तक तो वो ग्रेजुअली सेटल कर रही होती है। जैसे ही फेल करती है उसके तुरंत बाद क्या होगा, एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, मतलब कि आप लोड बढ़ा भी नहीं रहे हो, ऑलराइट। यहाँ पे देखिए एक लोड यहाँ पे फिक्स हो गया, अब आप लोड यहाँ पे बढ़ाते भी चले जाओ, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, सेटलमेंट आपका होता चला जा रहा है। ओके, आपको कोई एडिशनल लोड यहाँ पे बढ़ाना नहीं पड़ रहा है, आप यहाँ पे सेटलमेंट देख रहे होंगे। तो दिस इज द जनरल शेयर फेलियर। अच्छा, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट लोकल शेयर फेलियर की, तो दिस अकर्स इन लूज सैंड, सॉफ्ट क्लेज एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा बल्जिंग तो नहीं हुई है, ओके, जैसे आपका जनरल शेयर फेलियर में था वैसा यहाँ पे नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, इट हैज़ अ वेल डिफाइंड वेज एंड ऑल्सो द स्लिप सरफेस इज ओनली बीनीथ द
फाउंडेशन। यहाँ पे ग्राउंड लेवल के ऊपर की हमने कुछ बात करी क्या? यहाँ पे हमने कोई भी बात नहीं करी इसकी, बल्कि जब हम जनरल शेयर फेलियर की बात कर रहे थे वहाँ पे हमने इस चीज़ का डिस्कशन किया था। अच्छा, वेल डिफाइंड वेज की अगर मैं बात करूँ तो ये रहा आपका बेस। तो थोड़ा सा सेटलमेंट तो होता है, ऑलराइट, थोड़ा सा इलास्टिक सेटलमेंट होता है जो कि रिकवर हो सकता है। बट यदि मैं बात करूँ पूरे की, ऑलराइट, दिस पोर्शन, यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये वाला पोर्शन जो है एज इट इज़ एक्ट करेगा और इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा बल्ज यहाँ पे करा देगा, ऑलराइट। सो दिस बल्जिंग एक्शन कैन बी सीन हेयर। यदि मैं बात करता हूँ लोड सेटलमेंट ये दिस कर्व की, तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रोग्रेसिव सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, ऑलराइट, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और एक समय के बाद क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ऑलराइट। अच्छा, ये कहा गया है क्या लूज सैंड या सॉफ्ट क्ले या एनसीसी? तो यूजुअली देखा गया है क्या कि यदि लूज सैंड होती है तो हम कंस्ट्रक्शन अवॉइड करते हैं, या फिर हम कुछ सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक लगाते हैं, या हम सॉइल को किसी प्रकार से स्ट्रेंथन करके उसके बाद ही हम उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं। नहीं तो हम उसको उतने सॉइल को एक्सकेवेट कर देते हैं, देन उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो लोकल शेयर फेलियर ना हो, हम ये ट्राई करते हैं कि अवॉइड हो जाए। देन वी टॉक अबाउट दिस पंचिंग शेयर फेलियर। ये बेसिकली जो हम केस ले रहे हैं ये डीप फाउंडेशन की बात करते हैं, जब हम पाइल्स यूज़ करते हैं तब वहाँ पे हम इस तरीके के फेलियर को देखेंगे। दिस अकर्स इन सॉइल ऑफ प्लास्टिक नेचर, है ना, जो मोल्ड हो जाए थोड़ा ज़्यादा। सॉइल जोन्स बियॉन्ड द लोडेड एरिया इज़ वेरी लिटिल अफेक्टेड, ओके। दिस इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे यदि हमने लोड लगाया है ना दिस कॉलम, या मैं कहूँ कि फुटिंग पे, अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इलास्टिक सेटलमेंट होगा इतने रीजन के लिए, बट इसके बाद क्या होता है, दिस थिंग एंटायरली फेल्स, है ना, डायरेक्टली ये जो लोड होगा ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। बट इसमें अंतर क्या है दोनों में से? जो हमने पिछले केसेस में देखा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि ये तो आपका जस्ट बिलो द बेस है, बट साइड में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। यदि मैं बात करता हूँ प्रीवियस केस की, तो यहाँ पे भी समझिएगा कि है तो सिर्फ इतना सा, बट देखिए इफेक्ट कितने में आ रहा है तो बेस ही सिर्फ इतना सा, बट इफेक्ट इज इन द एंटायर पोर्शन। तो जो स्ट्रेसेस हैं वो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जो नीचे जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो तो हो ही रहा था। बट जब हम पंचिंग शेयर फेलियर की बात करते हैं, यहाँ पे साइड्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ इसको अनस्ट्रेस्ड साइड से डिनोट कर दिया है। अच्छा, जब हम लोड और सेटलमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम लोड पे क्या होगा, ज़्यादा सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो ये लूज सैंड या सॉफ्ट क्ले में ये देखा जाता है। नाउ सिग्निफिकेंट पेनिट्रेशन ऑफ द वेज शेप्ड सॉइल जोन बीनीथ द फाउंडेशन विच यू कैन सी हेयर, है ना, तुरंत ही इसका पेनिट्रेशन हो गया है। इन द कर्व ऑफ द लोड एंड सेटलमेंट कंटिन्यूस इंक्रीज इन द सेटलमेंट विद द इंक्रीजिंग लोड। And also you can see that the ultimate load cannot be clearly defined। और अल्टीमेट लोड अगर हम बात करें तो लोकल शेयर फेलियर में भी हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे थे। तो यही सारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हमें कंसिडर करना पड़ता है। अच्छा, अब जनरल शेयर फेलियर कब होगा या लोकल शेयर फेलियर कब होगा, यदि मैं उसकी बात करूं तो मैं ये देखना चाहूँगा कि किस किस क्राइटेरिया या पैरामीटर्स को हम उठाएं तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, है ना। तो सैंड के लिए यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़ों की बात करूँगा मैं। फ्रिक्शन एंगल की बात करूँ, यदि ये ग्रेटर देन 36 डिग्री है तो दिस इज़ अ जनरल शेयर फेलियर। यदि ये लेस देन 29 डिग्री है तो इट इज़ अ लोकल शेयर फेलियर। यदि 36 और 29 के बीच में कोई वैल्यू आती है फ्रिक्शन एंगल की, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मिक्स होगा, जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर का एक मिक्स होगा। यदि एसपीटी नंबर जिसको हम एन से डिनोट कर देते हैं, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 30 तो दैट इज़ अ जनरल शेयर फेलियर, एंड इफ इट इज़ लेस देन 5 इट इज़ अ लोकल शेयर फेलियर। जो हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं आई डी, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 70% इट इज़ अ जनरल शेयर फेलियर, इफ इट इज़ लेस देन 30% इट इज़ द लोकल शेयर फेलियर। यदि मैं बात करता हूँ वॉइड रेशियो की, तो इफ इट इज़ लेस देन 0.55 देन इट इज़ जनरल शेयर फेलियर, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 0.75 इट इज़ लोकल शेयर फेलियर। यदि मैं बात करता हूँ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्ले की, अभी तक हमने सैंड की बातें करी, अगर मैं बात कर रहा हूँ क्ले की, तो दिस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन केस ऑफ जनरल शेयर फेलियर इज़ ग्रेटर देन 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यदि आपने ऐसा देखा कि QU की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जनरल शेयर फेलियर का केस है। अच्छा, यदि मैं बात करूँ रिलेटिव डेंसिटी की और DF/B रेशियो के टर्म्स में, ओके, सो
आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, जो वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पे क्या है, जनरल शेयर फेलियर है। और इसके बाद वाला जो रीज़न है दिस 0.3 यहाँ पे और 0.75 तक, तो ये वाला जो है लोकल शेयर फेलियर वाला जोन है, और उससे आप कम पे जाते हो तो ये पंचिंग शेयर फेलियर वाला जोन है। सो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जनरल शेयर फेलियर और लोकल शेयर फेलियर में कब आपको जनरल शेयर फेलियर मिलेगा, कब आपको लोकल शेयर फेलियर मिलेगा। नाउ आफ्टर दिस एंटायर किस तरीके से फेलियर होगा, किस तरीके से शेयर फेलियर होता है, इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से आप बेयरिंग कैपेसिटी निकालोगे। लोडिंग तो कुछ लग गई, बट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की, दैट यू नीड टू डिटरमिन, क्योंकि फाउंडेशन आपको जो खड़ा करना है वो उसी बेयरिंग कैपेसिटी के आधार पे खड़ा करना होगा। सो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स हियर। पहला आपका कोडल प्रोविजंस। ओके, कोडल प्रोविजंस में जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड है आपका, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, कई सारे कोड्स आपको दे रखा है, जैसे हमने बात करी थी अभी IS 1904 की, है ना। ऑल्सो CPWD ने अपने अपने कोड्स निकाल रखे हैं व्हेन दे अंडरटेक सम कंस्ट्रक्शन वर्क। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस फील्ड टेस्ट, तो फील्ड टेस्ट में हम बात करेंगे प्लेट लोड टेस्ट की, SPT की और CPT की, कि ये टेस्ट के कारण आप किस तरीके से बेयरिंग कैपेसिटी को डिटरमिन करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द एनालिटिकल मेथड्स, तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं जो कि कुछ C5 सॉइल के लिए हैं, कुछ अकेले C सॉइल के लिए हैं, कोहेसिव सॉइल के लिए हैं, कुछ अकेले कोहेजनलेस सॉइल के लिए हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड। मॉडल एंड प्रोटोटाइप अप्रोच एक है जो कि हाउजल मेथड है। ये बेसिकली जो प्लेट लोड टेस्ट है, दो प्लेट लोड टेस्ट हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली हम डिटरमिन करते हैं कि क्या बेयरिंग कैपेसिटी है। सो विल बी सीइंग लेटर ऑन कि फील्ड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ एनालिटिकल मेथड्स हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। सो लेट अस बिगिन हियर। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। द फर्स्ट इज द बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, नेक्स्ट इज द अर्थ प्रेशर थ्योरी, और तीसरा जो प्लास्टिक थ्योरी पे आधारित है। तो जो पहला है इलास्टिक थ्योरी, दैट इज स्क्लीशर्स मेथड्स। इस मेथड में हम यूजुअली थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी और बोस्नेस्क स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ रखा था, हम उस चीज़ को यहाँ पे पिक्चर में लेते हैं। ओके, ये इन दोनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। फ्लेक्सिबल फुटिंग के ऊपर कितना सेटलमेंट आ सकता है, उस चीज़ को डिटरमिन करता है ना। फ्लेक्सिबल रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए ये चीज़ है। इस पूरे मेथड को हम जब सेटलमेंट के बारे में रिस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे, देन वी विल बी डिस्कसिंग द एंटायर थिंग देयर। नाउ बेस्ड ऑन अर्थ प्रेशर थ्योरी, यहाँ पे एक रैंकाइन मेथड है जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 सॉइल के लिए है। ओके, बेल मेथड है जो कि C5 सॉइल के लिए है। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस प्लास्टिक थ्योरी, ओके, प्लास्टिक थ्योरी में अगर हम बात करते हैं तो फेलिनियस मेथड एंड दिस स्किम्पटन मेथड इज फॉर कोहेसिव सॉइल ओनली। ऑलराइट, इफ यू टॉक अबाउट दिस C5 सॉइल के लिए प्लास्टिक थ्योरी के आधार पे कई सारे मेथड्स हैं। दैट इज द प्रांटल थ्योरी, टर्जागी, इट इज ऑल्सो गिवन बाय मेयरहॉफ, ब्रिंच हैंसन also gave one theory, then Wessex theory and then IS code theory। अच्छा, IS code का एक मेथड है। ये सारी थ्योरीज एक तरीके से इम्प्रूवमेंट है। ऑलराइट, पहले कोई थ्योरी आई होगी, देन उसके बाद उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कुछ आया होगा, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रांटल थ्योरी यहाँ पे सभी का आधार है। ऑलराइट, तो हम अभी आगे देखते हैं कि किस तरीके से अर्थ प्रेशर थ्योरी के बारे में हम रैंकाइन मेथड देख लेंगे, स्क्लीशर मेथड हम बाद में देखेंगे एकदम लास्ट में, और फिर हम इसमें फेलिनियस मेथड और प्रांटल, देन टर्जागी, देन मेयरहॉफ, देन स्किम्पटन पे हम आगे बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन हियर विद द रैंकाइन मेथड। सो रैंकाइन इन 1885 considered the plastic equilibrium of the two adjacent soil elements. One was just underneath the footing and the other just beyond the edge of the footing। तो यहाँ पे समझिएगा, if this is the base of the footing here, है ना, तो एक जस्ट इसके एज पे, ऑलराइट, और एक जस्ट इसके बाहर। तो ये जो पहला एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया और दूसरा एलिमेंट इन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ पहले एलिमेंट की, तो पहले एलिमेंट के ऊपर क्या है, पहले एलिमेंट के ऊपर इस यहाँ पे जहाँ पे एज है, यहाँ पे अगर आपने एक सॉइल का एलिमेंट ले रखा है, तो पहले एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे फुटिंग है, और दूसरे वाले के ऊपर क्या है, सेकंड वाले पे यहाँ पे कोई भी फुटिंग वाला लोड तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो वर्टिकल प्रेशर होगा एलिमेंट 1 पे, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यदि मैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के रूप में बात करूँ, तो इस एलिमेंट नंबर 1 पे जो वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा, दैट विल बी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल के टर्म्स में, तो दिस विल बी इक्वल टू द
सिग्मा 3 बार। यदि मैं बात करता हूँ सिग्मा दिस एलिमेंट नंबर 2 जो कि आउटसाइड द एज ऑफ द फुटिंग है, ओके अब आउटसाइड है तो इस पर फुटिंग का कोई लोड तो आ नहीं रहा है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं क्या कि जो साइड वाले जो लेटरल फोर्सेज हैं डेट इज़ कंपैरेटिवली मोर। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू हमने ले रखी है डेट इज सिग्मा 1 बार हेयर, और जो वर्टिकल फोर्सेज हैं डेट दोज आर द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो कि सिग्मा 3 बार है। तो यदि हम इस तरीके के स्ट्रेसेस को काउंटर करते हैं तो जो पहला नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हेयर जहाँ पे वर्टिकली आपको सिग्मा 1 मिल रहा है और हॉरिजॉन्टली आपको सिग्मा 3 मिल रहा है, डेट इज़ द एक्टिव केस, एंड देन सेकेंड वन इज़ द पैसिव स्टेट केस। तो he applied the concepts of the passive earth pressure for element number 2 and concept of active earth pressure for element number 1. Also he considered that horizontal stress is same for both the elements. Okay, तो जो भी horizontal लग रहा है जैसे कि एलिमेंट 1 के लिए क्या है वो सिग्मा 3 बार है और एलिमेंट 2 के लिए वो क्या है सिग्मा 1 बार है ना, ये दोनों ही क्या है इक्वल हैं, ये उन्होंने कंसिडर कर रखा है। सो लेट अस सी हियर एलिमेंट 1 यदि एक्टिव स्टेट में है तो सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2 है ना। तो ये वाला आप इक्वेशन आप हमेशा यूज़ करते आए हो, यहाँ पे c की वैल्यू 0 रहती है ना, ये प्योर क्ले के लिए एप्लीकेबल नहीं है रैंकाइन थ्योरी, इसीलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे देख रखा है। यदि मैं बात करूँ तो जो वर्टिकल स्ट्रेस है ना, एलिमेंट नंबर 1 पे जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो क्या होगा, जो भी अल्टीमेट फोर्स लग रहा है डेट इज दिस क्यू यू वो हो जाएगा। सिग्मा 3 बार क्या है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है इंटू tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, क्योंकि सी की वैल्यू 0 है तो ये सेकंड टर्म तो आपका 0 हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ एलिमेंट नंबर 2 जो कि पैसिव स्टेट में है, अब उसमें क्या होगा, जो वर्टिकल फोर्स हो गए जो भी सरचार्ज है ना, गामा इंटू डी एफ दैट विल बी देयर, ओके सो दैट इज सिग्मा 3 बार। यदि मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट द वर्टिकल फोर्स, तो दिस इज सिग्मा 1 बार। यदि अब मैंने इस चीज़ को देख रखा है, नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला द सेम बेल्स फॉर्मूला दैट वी स्टडीड इन द shear स्ट्रेंथ टॉपिक। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c। अब यहाँ पे देखो c वापस से यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, बिकॉज दिस रैंकाइन थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कोहेसिव सॉइल। Now, so this sigma h comes out to be gamma df into tan square 45 plus 5/2. अच्छा, इस इक्वेशन में आपको जो सिग्मा h आया है, all right, so you can place this sigma h into this equation here, okay, because sigma h दोनों के लिए एलिमेंट 1 के लिए और एलिमेंट 2 के लिए दोनों के लिए बराबर है। So when you put this thing we get that qu is equal to gamma df into tan to the power of 4 45 degree plus 5/2। हमने यहाँ पे इफेक्टिव टर्म्स लिए हैं तो यहाँ पे हमने फाई की जगह क्या लिया है फाई डैश ले रखा है। सो दिस इज व्हाट गामा डी एफ इंटू 10 टू द पावर 4 45 प्लस 5/2। सो दिस इज द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन द रैंकाइन थ्योरी। तो रैंकाइन ने ये थ्योरी डेवलप कब करी थी 1885 में डेवलप करी थी। उसके बाद इसके ऊपर कई सारे इंप्रूवमेंट्स आए और हम अब उन्हीं इंप्रूवमेंट्स को आगे देखेंगे और अप्लाई करेंगे अलग अलग थ्योरीज में। सो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है रैंकाइन थ्योरी के। पहला, यदि आप फॉर्मूला देखोगे तो यदि आप वहाँ पे df को 0 पुट करते हो तो जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू आ रही है वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कुछ ना कुछ तो होगी सॉइल की, है ना, 0 तो नहीं हो सकती। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ शेप एंड द साइज ऑफ द फुटिंग। तो ऑब्वियसली बात है, यदि आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग है ना, या फिर स्क्वायर फुटिंग है या फिर सर्कुलर फुटिंग है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट या चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। सो दैट इज़ नॉट ऑल्सो कंसिडर्ड इन दिस थ्योरी बाय रैंकाइन। तीसरा बहुत बड़ा लिमिटेशन कि ये क्ले के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और हम क्या चाहते हैं कि कोई भी आपकी थ्योरी हो वो थोड़ी जनरलाइज्ड हो। इसीलिए हम बात जब करेंगे तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि टरज़ागी से ज़्यादा अच्छी थ्योरी किसकी है, मेयरहॉफ की है, बिकॉज ही ऑल्सो कंसिडर्ड सम अदर थिंग्स, है ना, जो हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे उसको, बिकॉज मेयरहॉफ की थ्योरी थोड़ी जनरलाइज्ड है, ज़्यादा जनरलाइज्ड है इन कंपेरिजन टू द टरज़ागी थ्योरी। सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर क्ले हेयर। यदि मैं बात करूँ मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग की, है ना, कि किस डेप्थ पे आपको फुटिंग को प्लेस करना चाहिए, कभी कभी ये हम यूज़ कर लेते हैं, ऑलराइट, नॉट मेनी अ टाइम्स बट सम टाइम्स दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और क्यू बाय गामा टर्म्स इंटरचेंज किए गए हैं, क्यू बाय गामा इंटू 10 टू द पावर 4 45 माइनस 5/2। सो दिस कम्स आउट टू बी द रैंकाइन्स मेथड। नाउ वी टॉक अबाउट द फेलिनियस मेथड। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल।
Okay, this is based on the plastic theory. Also here the rupture surface is assumed as an arc of a circle and general shear failure is considered. The failure is assumed to take place by slip and consequent heaving of the soil mass is considered on one side only. Okay, so this is the Fellenius method. After this we move on to the one of the very important method, that is the Prandtl method. जब हम इस मेथड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझिएगा कि सबसे ब्रेक थ्रू थ्योरी जो आई है फाउंडेशन में वो इन्हीं के द्वारा दी गई है. He proposed his theory of this bearing capacity based on his study of punching harder metal into a softer metal. So what did he consider? जैसे मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में एक एग्जांपल कि लेट्स से अगर आपने ये पेपर ले लिया है ना और इसके ऊपर आपने क्या किया, पेंसिल या पेन लगाया, तो क्या होगा, ये कुछ फोर्स ऐसा होगा जो इसको पेनिट्रेट करके यहाँ पे नीचे आ जाएगा. सो दिस पेपर विल बी फेलिंग इन शेयर एट दैट टाइम, है ना. उसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, बट इनके एक्सपेरिमेंट्स किसके लिए थे, मेटल के रूप में थे. इन्होंने एक प्लेट ली और क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको इससे पेनिट्रेट कराया. व्हेन इट गॉट पेनिट्रेटेड देन व्हाट हैपेंड, इन्होंने ये चेक किया कि ये कब फेल कर जा रही है और इसी के आधार पे इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सटेंड किया किसमें, फुटिंग में या फाउंडेशन में बात करेंगे. सो वाइल ऑल द मॉडर्न थ्योरीज ऑफ द बेयरिंग कैपेसिटी आर बेस्ड ऑन Terzaghi's theory, Terzaghi theory itself is based on the Prandtl theory. Okay, so this is the mother of all the theories if you talk about this bearing capacity. One assumption is there, the strip footing is placed vertically on the ground, it sinks vertically down, okay, downwards in the soil at the time of failure like a punch. जैसे आप कोई पेपर लो और उसको आप पंच करते हो, है ना. सो जिस प्रकार का फेलियर होता है और दैट थिंग गेट्स पंच्ड अप, है ना. सो दिस टाइप ऑफ थ्योरी इज बीइंग प्रपोज्ड बाय Prandtl. यदि हम बात करते हैं फेलियर जोन्स की, तो फेलियर जोन में यहाँ पे समझिएगा, पहला है जोन फर्स्ट, ओके, देन वी टॉक अबाउट जोन 2 एंड देन जोन 3. 3 जोन्स की हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे. तो इफ़ आई से दैट दिस इज द बेस, ए बी इज द बेस ऑफ द फुटिंग, ओके, जहाँ पे बेस पे क्या लग रहा है आपका, फोर्स क्यू यू लग रहा है, या फिर मैं कहूँ कि लोडिंग इंटेंसिटी जो है वो क्या है, क्यू यू है ना, जो कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी है. अच्छा, जो इन्होंने फेलियर सरफेसेस या जोन्स कंसिडर किए वो क्या था, पहला जोन तो इन्होंने ये कंसिडर किया, दूसरा जोन इन्होंने कंसिडर किया ये वाला, और जस्ट एडजेसेंट टू द दिस फर्स्ट थिंग, दिस इज द ट्रायंगुलर वेज हेयर, जो ये ए बी सी है, दिस इज द वेज हेयर. ओके, वेज इज अ व्हाट, 3D स्ट्रक्चर. ओके, अगर आप इसको आप 3D में देखोगे तो इनटू द प्लेन ले लो, सॉरी इनटू द प्लेन ले लो या आउट ऑफ द प्लेन ले लो, है ना. सो दैट कैन बी कंसिडर्ड हेयर. जो एंगल ये बनाता है दिस इज 45 डिग्री प्लस 5/2, एंड देन दिस जो थर्ड जोन है आपका, है ना, जो ये थर्ड जोन है, दिस पोर्शन हेयर, ये जो एंगल बनाता है दिस इज 45 माइनस 5/2. ओके, हाँ, सो दिस एंगल हेयर इज 45 माइनस 5/2. तो ये आपका पहला जोन हो गया जो कि बेस से अटैच्ड है ऑलमोस्ट, है ना, और ये 45 प्लस 5/2 है. इफ यू टॉक अबाउट दिस द थर्ड जोन हेयर, दिस इज 45 माइनस 5/2. तो वेज शेप्ड जोन 1 इज अंडर द कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फोर्स लग रहा है. एज द फुटिंग सिंक्स, जोन 1 exerts pressure on zone 2 and 3. So this is here and then this is here. Now zone 2 are pushed in, assumed to be pushed in what, plastic equilibrium. Now this zone 2 will push what, zone 3 upwards. Okay, so these are the 3 failure zones which are being considered. Now the curved part of the slip surface is assumed to be logarithmic spiral. तो जो curved आ रहा है ना ये this is logarithmic spiral. यदि मैं लॉगरिथमिक स्पायरल की बात करूं तो जो गैलेक्सी का है, जैसे, है ना, जो गैलेक्सी का शेप है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, उसका ही शेप उसी तरीके का होता है. इफ़ आई से इफ इट इज़ देयर, तो ये कुछ इस तरीके का शेप आता है लॉगरिथमिक स्पायरल. अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले कुछ रेडियस था, फिर रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया, फिर रेडियस थोड़ा सा और बढ़ गया, फिर रेडियस थोड़ा और बढ़ा, रेडियस क्या हो रहा है, बार बार बढ़ता चला जाता है. ओके, तो दिस इज द शेप ऑफ अ लॉगरिथमिक स्पायरल. अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ कि इसका इक्वेशन क्या है, सो दिस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज गिवन बाय c by tan phi इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 इंटू e की पावर pi tan phi -1 है.
अच्छा, for purely cohesive soil, that is phi is equal to 0, this slip surface is a circular arc, okay, and then Qu is given by pi plus 2 into Cu, that is given by 5.14 into Cu. Now one limitation is there, that is based on the assumption, that is Prandtl assumed that the base of the footing is smooth, okay, और प्रैक्टिकली ऐसा आप कभी देख सकते हो क्या? ऐसा कभी नहीं होता है, ओके, सो एक्यूरेट रिजल्ट्स आर नॉट ऑब्टेन्ड, और यही चीज़ टरज़ागी ने क्या किया? इम्प्रूव किया. सो टरज़ागी 1943 डेवलप्ड जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन फॉर अ यूनिफॉर्म लोडेड स्ट्रिप फुटिंग. नाउ सबसे पहली क्वेश्चन आप बात करो तो क्या हमने बात करी? रैंकाइन की थ्योरी आई 1885 में, फिर उसके बाद देखिए 1921 में प्रांटल ने थ्योरी दी, देन उसके बाद 1924 ने रेसनर साहब ने एक थ्योरी दी. अब रेसनर साहब ने एम्बेडमेंट को और इनकॉर्पोरेट कर लिया था, ओके, देन इसके बाद टरज़ागी साहब ने 1943 में वाली थ्योरी प्रेजेंट करी. अच्छा, इसके बाद मेयरहॉफ आया एंड मेयरहॉफ की थ्योरी आई, देन वेसिक्स की थ्योरी आई एंड देन आईएस कोड. सो डिफरेंट इंप्रूवमेंट्स वर बीइंग मेड. सो सेकंड पॉइंट हियर, इट इज़ एन इंप्रूवमेंट ओवर द प्रांटल थ्योरी. मैंने आपको एक तो इंप्रूवमेंट पहले बता दिया, क्या कि प्रांटल ने अज्यूम किया था कि बेस ऑफ द फुटिंग विल बी स्मूथ, बट यहाँ पे जो टरज़ागी साहब ने अज्यूम किया है, ही अज्यूम्ड दैट द बेस ऑफ द फुटिंग इज रफ. Okay, so this is the point here. Now let us move on the few assumptions here, that the foundation is shallow first of all, okay, base of the footing is rough, the failure which is occurring, it is the general shear failure. Fourth point, footing is continuous, that is length is very much greater than the width, okay, the width is smaller. यदि हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं क्या, लेंथ ग्रेटर देन विड्थ है, यानी कि ये एक तरीके से स्ट्रिप फुटिंग की तरह काम कर रहा है, यानी कि वॉल फुटिंग की तरह काम कर रहा है ना. एट द फेलियर सॉयल रीचेज इनटू प्लास्टिक स्टेट. प्लास्टिक स्टेट की हम बात करेंगे, किस तरीके से मोल्ड नहीं हो पाती है. ऑलराइट, द स्ट्रेस जोन ऑफ द सॉयल एक्सटेंड्स अप टू फाउंडेशन लेवल ओनली एंड नॉट अप टू ग्राउंड लेवल. जनरल शेयर फेलियर में जब आप देखते हो तो ग्राउंड लेवल तक आप उसको लेके जाते हो, बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको इतना कंसिडर नहीं कर रहे हो. द shear resistance of the soil above the foundation level is ignored. Okay, let's say if this is the base of the foundation, है ना, this is the base of the foundation here, जहाँ पे आपका लोड लग रहा है Qu, okay, तो shear resistance इसके ऊपर का हम इग्नोर कर देते हैं. बट आप खुद ही समझ सकते हो, यदि यहाँ पे ये सॉयल है तो इस सॉयल का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो shear resistance होगा ही, कुछ ना कुछ तो रेजिस्ट करेगी इस shear में. अब आप इसमें से प्लेस करो कुछ भी तो ये रेजिस्ट तो ऑब्वियस सी बातें करेगी, बट दिस थिंग हैज़ बीन इग्नोर्ड इन दिस केस. द सॉयल अबव द बेस ऑफ द फाउंडेशन इज रिमूव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय द सरचार्ज. तो हम इस पूरी सॉयल को हम कंसिडर कर लेते हैं कि पूरी सॉयल यहाँ पे है ही नहीं, ऑलराइट, और इसको हम रिप्लेस किससे कर देते हैं, सरचार्ज से कर देते हैं. एंड दिस सरचार्ज दैट इज Q इज गिवन बाय गामा इनटू दिस डेप्थ ऑफ फुटिंग. ऑलराइट, दिस इज द डेप्थ ऑफ footing. All right, so that is there. With this we conclude this topic here. There are two more assumptions which are remaining. We will be continuing this topic in the next class. Thank you for today.